नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। हाल ही में व्यापक रूप से बढ़ते इथीना प्रोटोकॉल ने ENA टोकन के लॉन्च की घोषणा की। ये लॉन्च डिजिटल करेंसीज के विकास में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। विशेष रूप से प्रोटोकॉल की USDE सप्लाई $1 बिलियन से अधिक हो गई है, जिससे ये क्रिप्टो इतिहास में इस माइलस्टोन तक पहुंचने वाली सबसे फास्टेस्ट USD डिनोमिनेटेड एसेट में से एक बन गई है। ये उपलब्धि DeFi लैंडस्केप में एक नए इमर्जिंग लीडर के रूप में इथीना की स्थिति को रेखांकित करती है। अपने बढ़ते इकोसिस्टम के साथ इथीना ने DeFi स्पेस में प्रमुख खिलाड़ियों को आकर्षित किया है, जिसमें मेकरडाओ, फ्रैक्स, कर्व फाइनेंस और आवे शामिल है। ये इंटीग्रेशंस व्यापक ब्रॉडर DeFi इकोसिस्टम्स के भीतर इथीना के USDE स्टेबल कॉइन की बढ़ती रेलेवेंस और अडॉप्शन को भी दर्शाते हैं। 2 अप्रैल के लिए निर्धारित यूजर्स को 750 मिलियन ENA टोकन्स के अपने हिस्से का दावा करने का अवसर मिलेगा, जो टोटल सप्लाई के 5% का प्रतिनिधित्व करता है, जो उनके एक्यूमुलेटेड शार्ड्स के आधार पर इथीना इकोसिस्टम में उनके योगदान का भी एक उपाय है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पैरेलल एक साई-फाई NFT कार्ड गेम जो इथेरियम ब्लॉकचेन और बेस लेयर 2 चेन का समर्थन करता है, ने इन्वेस्टर्स के एक पूल से $35 मिलियन प्राप्त करके एक और फाइनेंसिंग राउंड पूरा कर लिया है। 28 मार्च को एक एक्स पोस्ट में गेम डेवलपर्स ने एक की फंडिंग को डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल, द ऑपरेटिंग ग्रुप, वैनेक्स, सोलाना वेंचर्स, बेस इकोसिस्टम फंड और एम्बर सहित अन्य लोगों द्वारा समर्थित किया गया था। फंडिंग के बाद प्रोजेक्ट के वैल्यूएशन का खुलासा नहीं किया गया। हालांकि डेवलपर्स ने कहा कि प्रोसीडिंग्स का उपयोग नए माध्यमों और प्लेटफॉर्म्स में पैरेलल यूनिवर्स का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। इंडोनेशिया में क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के परिदृश्य को नया आकार देने के लिए फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी ने घोषणा की है कि क्रिप्टो फर्म्स को संचालन के लिए लाइसेंस प्राप्त करने से पहले एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में मूल्यांकन के अधीन किया जाएगा। ये विकास जनवरी 2025 में होने वाले कमोडिटीज और फ्यूचर्स ट्रेडिंग रेगुलेटर BAPIT-T से OJK तक रेगुलेटरी ओवरसाइट के ट्रांजिशन के हिस्से के रूप में आता है। नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत इंडोनेशिया में क्रिप्टो सर्विसेज प्रदान करने वाली कंपनियों को नियामक सैंडबॉक्स के भीतर मूल्यांकन से गुजरना होगा। इस शर्त का पालन करने में विफलता की वजह से ऐसी फर्म्स को देश के भीतर अवैध रूप से संचालित माना जाएगा। एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स एक कंट्रोल एनवायरनमेंट के रूप में कार्य करता है, जहां इनोवेटिव और फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का उनकी सेफ्टी और रिलायबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बाइबिट ने नीदरलैंड में यूजर्स के लिए एक रेगुलेटरी डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म Bybit.nl के लॉन्च की घोषणा की है। क्रिप्टो समाचार तब आता है जब बिटकॉइन के $70,000 से ऊपर बढ़ने के बीच अधिक लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग और निवेश पर ध्यान दे रहे हैं। बाइबिट के अनुसार Bybit.nl के माध्यम से नीदरलैंड में विस्तार दुनिया भर में अधिक यूजर्स के लिए क्रिप्टो लाने के मिशन का हिस्सा है। नया डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म नीदरलैंड्स के रेगुलेटरी गाइडलाइंस के तहत इसकी अनुमति दे रहा है। ओवर टू यू रोशनी। जुपिटर फाउंडेशन ने सोलाना पर एवोल्यूशनरी इनोवेशंस के लिए $137 मिलियन की कैपिटल के साथ आधिकारिक तौर पर एक DAO लॉन्च किया है। सोलाना ब्लॉकचेन नेटवर्क में अग्रणी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जुपिटर प्रोटोकॉल ने एक बड़े फनल से युक्त एक इनिशियल फंड DAO बनाया है। जुपिटर $10 मिलियन मूल्य का USDC और $127 मिलियन का लोकल जुपिटर टोकन जुपिटर DAO में वितरित कर रहा है, जिसकी स्थापना एक डिसेंट्रलाइज्ड बैंक बनने और कंपनी की एसेट को ट्रेड करने के लिए की गई थी। ये कदम सीधे DAO को सोलाना क्षेत्र के भीतर सरल प्रोजेक्ट में निवेश करने में सक्षम बनाता है। बजट एलोकेशन साबित करता है कि जुपिटर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के सतत विकास के साथ साथ लॉन्ग टर्म कॉइन होल्डिंग्स को प्रोत्साहित करेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 TV। ऐसी और ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड। थैंक यू।